नमस्कार। यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा को मद्देनज़र रखते हुए डेली क्विज में आज हम लोग सामान्य विज्ञान से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, मानव शरीर में रक्त का क्या कार्य है? ब्लड, जो ब्लड है उसका कार्य क्या है आपको बताना है। देखिए, ब्लड का सबसे पहला कार्य तो यही है कि शरीर से जो उत्सर्जी पदार्थ है इनको बाहर करना, ठीक है। और जो टिश्यूज़ होते हैं, ऊतक होते हैं, उसमें ऑक्सीजन पहुंचाना भी मानव शरीर में ब्लड का कार्य होता है। तो यानी इसमें ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, जबकि शरीर की जल की कमी को पूरा करने का संबंध ब्लड से किसी भी प्रकार से नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी नहीं बल्कि ए और बी दोनों ही मानव शरीर में रक्त द्वारा किए जाने वाले कार्य हैं। ओके, व्याख्या अगर देखें तो रक्त एक तरल द्रव होता है जो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता रहता है। इसके प्रमुख कार्य क्या क्या है देख लीजिए। रक्त के प्रमुख कार्य हैं, रक्त पूरे मानव शरीर में ऑक्सीजन के संचार का कार्य करता है, शरीर से उत्सर्जी पदार्थों को बाहर करता है, प्रतिरक्षात्मक कार्य करता है, शरीर के पीएच को नियंत्रित करता है और शरीर के ताप को भी नियंत्रित करता है। तो ये प्रमुख कार्य हैं जो कि रक्त के द्वारा किए जाते हैं, ब्लड के द्वारा किए जाते हैं मानव शरीर में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? देखिए, यहाँ पर जो फास्फोरस के 3 टाइप होते हैं, पीला फास्फोरस, लाल फास्फोरस और काला फास्फोरस, उसका काम क्या है वो बताया गया है, वो किस काम में आता है। तो पीला फास्फोरस धूम्र बम, जो धुएं वाले बम होते हैं उसमें कार्य होता है, बिल्कुल सही है। लाल फास्फोरस आप सभी जानते हैं कि जो माचिस, जो दिया सलाई में जिस पे हम लोग माचिस में जो तीली में लगी होती है वो लाल फास्फोरस ही होता है, इसका काम ही होता है जलना। और काला फास्फोरस ये जैव चिकित्सा में प्रयोग होता है। तो ये तीनों सही सुमेलित हैं, यानी ऑप्शन डी इसमें सही होगा, 1, 2 और 3। व्याख्या में थोड़ा और देख लीजिए, जो पीला फास्फोरस होता है ये धूम्र बम के अलावा आतिशबाजी और अग्निबम में भी काम आता है, लाल फास्फोरस माचिस में और काला फास्फोरस जैव चिकित्सा में। अगला प्रश्न है, इंजन या मोटर ये ऊर्जा का रूपांतरण किस में करता है? देखिए, इंजन या मोटर कुछ भी है, ये ऊर्जा का रूपांतरण किसी भी ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन डी इसमें सही होगा, ठीक है। इंजन किसी भी ऊर्जा को, जैसे रासायनिक, विद्युत, गतिज ऊर्जा या ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। यहाँ पर कुछ आपको प्रमुख उपकरण बता रहे हैं जो ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में करता है, इसको देखिए और इससे प्रश्न जरूर पूछा जाता है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। जैसे सौर सेल, ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, सौर सेल, ठीक है। सूर्य के प्रकाश को लेकर आपको वो लाइट प्रदान करता है, जो आजकल सोलर पैनल लोग लगवाते हैं। डायनमो का क्या कार्य है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर ये ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। लाउड स्पीकर बहुत ही महत्वपूर्ण है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। बल्ब ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मीय ऊर्जा में भी बदलता है, क्योंकि देखिए विद्युत जब बल्ब जलता है तो हमको प्रकाश भी मिलता है और गर्मी भी लगती है, ठीक है। मोमबत्ती का जलना क्या है? ये रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मीय ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख रूपांतरण है जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किस हार्मोन की अधिकता से मानव शरीर में भीमकायिकता की अवस्था उत्पन्न होती है, यानी उसका शरीर काफ़ी मोटा हो जाता है? तो ये है सोमैटोट्रोपिन, ऑप्शन बी है। ये एक प्रकार का हार्मोन होता है, इसी की अधिकता से भीमकायता होती है। देखिए, सोमैटोट्रोपिन को वृद्धि हार्मोन भी कहते हैं। इसकी अधिकता से शरीर अत्यधिक विशाल हो जाता है, जिसे भीमकायिता या गिगैनेटिज्म कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न, 4 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इसमें से असत्य कौन है। मैं चारों कथन को पढ़ दे रहा हूँ। सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशे को रेयान कहते हैं। आप सभी लोगों ने शायद इसको जरूर पढ़ा होगा और ये बिल्कुल सही है। दूसरा, स्टार्च और सेलुलोज प्राकृतिक बहुलक हैं, ये भी बिल्कुल सही है, नेचुरल पॉलीमर हैं। प्राकृतिक रबड़ को कठोर बनाने के लिए कार्बन मिलाया जाता है, बिल्कुल ही सही है ये भी।
तो यहाँ पर चौथा कथन अपने आप ही असत्य होगा, जो कि गलत भी है। प्राकृतिक रबड़ को कार्बन के साथ मिलाकर गर्म करने की क्रिया वल्कनीकरण कहलाती है, जबकि यहाँ पर ये कार्बन नहीं, अगर इसको हम सल्फर के साथ गर्म करते हैं तो वो क्रिया हमको वल्कनीकरण कहलाती है। ठीक है, ओके। व्याख्या में देखिए, प्राकृतिक रबड़ को सल्फर के साथ मिलाकर गर्म करने की क्रिया को वल्कनीकरण कहते हैं। ओके, अगला प्रश्न। 4 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इन कथनों में से सही कौन है। कथन मैं पढ़ दे रहा हूँ जल्दी से। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है। शरीर में संपूर्ण रक्त किडनी के माध्यम से बनता है, या उपर्युक्त सभी। तो इसमें कॉमन सी बात है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, क्योंकि शरीर में सारा रक्त जो है वो किडनी, जिसको गुर्दा कहते हैं, इसी के माध्यम से शुद्ध होता है। ठीक है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। वृक्क यानी किडनी कुछ पोषण तत्वों के अधिशेष भाग जैसे एमिनो अम्ल, शर्करा आदि का निष्कासन भी करता है। ओके, अगला, यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं, उस पर विचार करके आपको बताना है कि कौन से कथन इसमें सत्य है, कूट में देखकर। ये कथन जापानी इंसेफेलाइटिस, जो कि एक रोग है, उसके बारे में दिया गया है। पहला कथन है, जापानी इंसेफेलाइटिस एक विषाणु जनित रोग है, यानी वायरस डिजीज़ है। इस रोग का उद्गम जापान में हुआ, नाम से ही पता है, जापानी आगे लगा ही है तो जापान से ही हुआ होगा। इस रोग का प्रसार क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर से होता है, और इस रोग से बच्चे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी कथन सही हैं, चारों बिल्कुल सही हैं। ये एक वायरस डिसीज़ है, जापान से इसका उद्गम हुआ, क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर से ये होता है, जो कि बारिश के मौसम में ज़्यादा पनपते हैं, खासकर धान के खेतों में और जो कीचड़ वाला स्थान होता है वहाँ पर, और बच्चों को ये ज़्यादा प्रभावित करता है। इसको एक प्रकार से दिमागी बुखार भी कहा जाता है, जो उत्तर प्रदेश में खासकर गोरखपुर, देवरिया आदि जिलों में बहुत तेज़ी से पिछले कुछ सालों में फैला था, जो कि अब धीरे धीरे कंट्रोल हो रहा है। ठीक है, तो इसमें सभी कथन सही होगा। अगला है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। देखिए, ये जो क्वेश्चन है, ये सब इतने अच्छे क्वेश्चंस हैं कि परीक्षा में आने की क्षमता रखते हैं, और उम्मीद मैं यही करूँगा कि अगले 40-50 दिन जो भी बाकी हैं पेपर होने में, तो वहाँ तक आपको लगभग काफ़ी ज़्यादा टेस्ट मैं आपको करवा दूँ, और धीरे धीरे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी मैं बढ़ाऊँगा, जिससे आपको जो ये टेस्ट सीरीज़ है उसी से कुछ क्वेश्चंस का फ़ायदा ज़रूर मिल जाए। ठीक है, तो पहला कथन है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जीवाणुओं, विषाणुओं और नीलहरित शैवालों में पाई जाती हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक कला नहीं पाया जाता है। तो आपको बताना है कि इसमें सही कौन सा है, इसमें असत्य कौन सा है, सॉरी, मतलब कौन सही नहीं है। तो इसमें दूसरा जो कथन है ये सही नहीं है, तो यानी ऑप्शन बी इसमें सही होगा। इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक कला, केंद्रक और सुविकसित कोशिकांगों का अभाव पाया जाता है। इस प्रकार की कोशिकाएं जीवाणुओं, विषाणुओं और नीलहरित शैवालों में, यानी ब्लू ग्रीन एल्गी में पाई जाती हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक कला, केंद्रक और पूर्ण विकसित कोशिकांग पाया जाता है। यह सभी विकसित जंतु व वनस्पति कोशिकाओं में पाई जाती है। ओके, तो ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, आइसक्रीम में नमक क्यों डाला जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, आइसक्रीम में नमक हम इसलिए मिलाते हैं क्योंकि जो नमक होता है वो बर्फ़, आइसक्रीम बर्फ़ी होती है तो बर्फ़ का गलनांक घटाता है, तो इससे बर्फ़ आसानी से नहीं पिघलती है, उसको पिघलने में थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा, लवण यानी नमक या आइसक्रीम का गलनांक घटाता है, इसीलिए आइसक्रीम में नमक डाला जाता है। देखिए, बर्फ़ का जो गलनांक होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस तापमान पर बर्फ़ अपनी तरल अवस्था पानी के साथ संतुलन में रहता है। आइसक्रीम बनाते समय बर्फ़ में नमक मिलाने से बर्फ़ का गलनांक कम हो जाता है। जिस तापमान पर बर्फ़ और उसकी तरल अवस्था के बीच संतुलन हासिल किया जाएगा वह कम हो जाएगा, याद रखिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु प्रकृति में स्वतंत्र रूप में नहीं पाई जाती है? ऑब्वियस सी बात है, सोडियम इसमें सही होगा। सोडियम स्वतंत्र रूप में नहीं पाई जाती है क्योंकि ये अत्यधिक क्रियाशील होती है। सोडियम प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाई जाती है क्योंकि प्रकृति में यह तुरंत दूसरे तत्वों से अभिक्रिया करके नया तत्व बना लेती है। जैसे हाइड्रोजन से जब क्रिया करती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करती है तो सोडियम कार्बोनेट बना लेती है। यही कारण है कि सोडियम को हमेशा केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। ठीक
ठीक है, मिट्टी के तेल में इसको डुबो कर रखा जाता है, जिससे ये क्रिया ना करने पाए, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से क्रिया करती है जो प्रकृति में पाए जाने वाले अन्य तत्व हैं उनके साथ। ओके, तो इसीलिए इसको स्वतंत्र अवस्था में नहीं रखा जाता है। तो आज का टेस्ट कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले टेस्ट में। नमस्कार।